नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भारतीय प्राचीन इतिहास के एक और नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने देखा था पुष्यभूति डायनेस्टी को और वाकाटक डायनेस्टी को बहुत ही अच्छी तरीके से। वो थी पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी, ये भी हमारी पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी थी, और ये भी हमारी पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी ही है। आज हम देखेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में, फिर हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार, और फिर हम देखेंगे पाल के बारे में, और इन्हीं का हम देखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। इसका मतलब होता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। तो आज हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी से। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी की मैं अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहला मैं आपको इनका क्षेत्रफल दिखा देता हूं। तो ये लोग जो थे हमारे साथियों राष्ट्रकूट डायनेस्टी वाले, वो मुख्यतः डेक्कन वाले रीजन में तो फैले ही हुए थे, लेकिन इन्होंने अपना साम्राज्य को बहुत विस्तार कर लिया था, बहुत फैला लिया था। और इनकी जो हमारी राजधानी थी वो थी हमारी मान्यखेत। तो इनको हम मान्यखेत शाखा के उससे भी जाना करते हैं। और अगर मैं आपको इनके संस्थापक की बात करूं तो वो थे हमारे दंती दुर्ग। चलिए, तो दोस्तों अगर मैं आपसे इनके संस्थापक की बात करूं तो हमारे दंती दुर्ग संस्थापक थे किसके? हमारे राष्ट्रकूट वंश के। और 753 ईस्वी में, दैट इज 753 एडी में, इन्होंने राष्ट्रकूट डायनेस्टी की क्या की दोस्तों? स्थापना की। और फिर अगला हमारा आता है कि मान्यखेत, दैट इज मालखेड़ वाले रीजन में इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया। और यह वंश मुख्यतः डेक्कन वाला जो रीजन था हमारा, डेक्कन वाले क्षेत्र में फैला हुआ था, और चालुक्यों को पराजित कर इन्होंने साम्राज्य की अपने स्थापना की थी। तो ये चीज आपको देखनी है। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं संस्थापक की, तो हमारे संस्थापक कौन आते हैं? हमारे दंती दुर्ग इसके संस्थापक थे राष्ट्रकूट वंश के। और दंती दुर्ग ने चालुक्य वंश के एक बहुत ही प्रतापी राजा थे जिनका नाम था कीर्तिवर्मन द्वितीय, उनको दंती दुर्ग ने हराया था। और इन्होंने इसके बाद राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी 753 ईस्वी में। और हिरण्यगर्भ यज्ञ भी इन्होंने करवाया था। और दोस्तों अगले हमारे आते हैं कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम से आपको केवन याद रखना है, केवन। और एक और आगे चलकर आएंगे कृष्ण तृतीय, तो मैं बोलूंगा उनके लिए K3। तो केवन से आपको याद रखना है कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर साथियों? कैलाश मंदिर। तो आपको कैलाश मंदिर का नाम याद रखना है। किसने हमारे बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। फिर आगे चलकर मैं आपको बोलूंगा K3, तो K3 से आपको किसका नाम याद रखना है? आपको नाम याद रखना है हमारे कृष्ण तृतीय का। और उन्होंने क्या बनवाया है? हमारा रामेश्वर में कृष्णेश्वर टेम्पल बनवाया है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कृष्ण प्रथम की अगर मैं आपसे बात करूं तो दंती दुर्ग के हमारे चाचा जी थे एवं अगले उत्तराधिकारी बने, और राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार किया। और शैलकृत मतलब रॉक कट स्टाइल में हमारा कैलाश मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। कहां पे साथियों? एलोरा में करवाया। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हमारे तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और गंग वंश एवं पूर्वी चालुक्यों को इनने पराजित किया था। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इनने धारण की थी। कौन सी उपाधि? राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इनने धारण की थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा अगला, कि अगला हमारे आते हैं ध्रुव। ध्रुव का नाम आपको याद रखना है। आगे मैं फिर से बोलूंगा, ध्रुव का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों याद रखना है? क्योंकि जो हमारे ध्रुव थे, इनके समय पे त्रिपक्षीय संघर्ष, इसका मतलब होता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल शुरू होता है। और ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल शुरू होता है तो किसके साथ होता है इनका? गुर्जर प्रतिहार के एक बहुत ही प्रतापी राजा था जिनका नाम था वत्सराज। तो इन्होंने वत्सराज को हराया था। लेकिन उसके पहले वत्सराज ने पाल डायनेस्टी का एक रूलर था जिसका नाम था धर्मपाल, उनने उनको हरा दिया था। तो ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। अभी से कंफ्यूज नहीं होना है, बस नाम किसका याद रखिए? ध्रुव का, ठीक है। अपने जहन में रखिएगा। तो हमारे गोविंद द्वितीय के उत्तराधिकारी बनते हैं ये, और गोविंद द्वितीय को इनने पराजित कर राजा बने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे प्यारे साथियों? की गुर्जर प्रतिहार एवं पाल वंश को पराजित किया इन्होंने, और कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर अगले हमारे कौन आते हैं? ध्रुव के पुत्र एवं उत्तराधिकारी जिनका नाम था गोविंद तृतीय। तो गोविंद तृतीय एक बहुत ही पावरफुल रूलर माने जाते थे, और गोविंद तृतीय एक बहुत महान विजेता शासक थे हमारे। ये अक्सर जीता ही करते थे, युद्ध पे जाते थे। तो इन्होंने गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल, आप सोचिए गुर्जर प्रतिहार, पाल और चोल तीनों को एक साथ पराजित किया। कितनी बड़ी बात है ना। मतलब मैं अगर आपको नक्शा बनाकर दिखाऊं साथियों, तो ये अगर हमारे भारत देश का नक्शा है, तो यहाँ पे हमारे गुर्जर प्रतिहार रहा करते थे, बंगाल साइड हमारे पाल रहा करते थे, और यहाँ पर हमारे कौन रहा करते थे? राष्ट्रकूट वाले रहा करते थे, और नीचे यहाँ पे हमारे चोल रहा करते थे। तो इनने इनको भी हराया, इनको भी हराया, और इनको भी हराया। तो है ना, बहुत मजेदार बात है। चलिए, फिर हमारे क्या आता है कि साम्राज्य का विस्तार किया इन भाई साहब ने, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक इमेज दिखाई थी, उस इमेज में आपने देखा होगा कि ऊपर से लेकर बिल्कुल नीचे तक है। तो इस किसने किया था हमारा ये विस्तार? हमारे गोविंद तृतीय ने किया था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर अगला क्या आता है हमारा साथियों? गोविंद तृतीय की अगर मैं और आपको बात करूं
कि गोविंद तृतीय को ही जगतुंग की उपाधि मिली थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जगतुंग की उपाधि किसको मिली थी, तो हमारे गोविंद तृतीय को ही जगतुंग की उपाधि मिली थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट अब आते हैं दोस्तों हमारे अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष भी एक बहुत पावरफुल रूलर हुआ करते थे हमारे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। और अमोघ वर्ष की मैं अगर साथियों आपसे बात करूं तो इन्होंने एक बहुत अच्छी रचना की थी। उस रचना का नाम था, उनने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था कवि राजमार्ग। तो कवि राजमार्ग इन्होंने लिखा था किसमें, कन्नड़ भाषा में लिखा था, जो कि आगे चलकर बहुत फेमस हुई थी। पहली बात तो ये, और आगे चलकर इन्होंने दोस्तों जैन धर्म अपना लिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक यहां से आता है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद एक ऐसा और कौन सा शासक था, एक और ऐसा कौन सा रूलर था जिसने हमारे जैन धर्म को अपना लिया था। और जैन धर्म अपना लेना बड़ी बात नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैसे सल्लेखना प्राप्त की थी और अपना देह त्याग दिया था, कहां जाकर, श्रवणबेलगोला जाकर, उसी तरह सेम हमारे अमोघ वर्ष ने भी सल्लेखना को प्राप्त किया था और अपने देह को त्याग दिया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है साथियों। ये हो गई हमारी दो बातें। और अगर मैं आपसे अमोघ वर्ष की बात करूं तो ये एक महान सांस्कृतिक शासक थे और इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। दैट इज इन्होंने अपनी राजधानी का ट्रांसफर कर दिया था, शिफ्ट कर दिया था अपनी राजधानी को। कहां पे, मान्यखेत मतलब मालखेड़ वाले रीजन में इन्हें कर दी थी, ठीक है। और फिर अगले हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एक और बात बताई थी कि कवि राजमार्ग की रचना की, जो कन्नड़ का प्राचीनतम उपलब्ध साहित्यिक ग्रंथ हमको माना जाता है। फिर जैन धर्म के संरक्षक थे हमारे कौन, हमारे अमोघ वर्ष। तो अमोघ वर्ष हमारे जैन धर्म के संरक्षक थे और इनके गुरुजी का नाम था आचार्य जिनसेन। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। और अगर मैं आपसे बोलूं चंद्रगुप्त मौर्य ने हमारा जैन धर्म अपनाया था, किसके कहने पर, तो हमारे आचार्य भद्रबाहु के कहने पर अपनाया था। अब हमारे दो आचार्य थे, एक थे आचार्य भद्रबाहु और एक थे आचार्य स्थूलभद्र। तो आचार्य भद्रबाहु हमारे संस्थापक बनते हैं दिगंबर जैन के, और हमारे जो स्थूलभद्र रहते हैं श्वेतांबर जैन के संस्थापक बनते हैं। ये चीज आपको याद रहेगी। मगध में 12 सालों के लिए फेमाइन आया था, अकाल पड़ा था। तो उसके बाद हमारे मगध से जो हमारे साउथ इंडिया की तरफ पलायन कर लिए थे वो थे हमारे दिगंबर जैन, जो कि नग्न अवस्था में रहते हैं। दैट इज दे आर न्यूड, ये कपड़े नहीं पहनते हैं। और फिर हमारे जो वहां पे बचे रह जाते हैं वो हमारे श्वेतांबर रहते हैं। श्वेतांबर का मतलब होता है जो हमारे श्वेत सफेद कलर के वस्त्र पहनते हैं, ऐसे टाइप के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है साथियों कि शांति प्रिय शासन के कारण ही इनको कंपेयर किया जाता था, दक्षिण का अशोक कहा जाता था। क्या किया जाता था इनको, दक्षिण का अशोक कहा जाता था। क्यों, क्योंकि ये बहुत शांति प्रिय व्यक्ति थे। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद एक और जो रूलर था जिसने सल्लेखना प्राप्त की थी वो थे हमारे कौन, अमोघ वर्ष। तो आपको याद रखना है। और याद क्या रखना है, कवि राजमार्ग आपको याद रखना है, ये चीज भी आप याद रखिए। फिर अब दोस्तों हमारे कौन आते हैं, इंद्र तृतीय आते हैं। कौन आते हैं, इंद्र तृतीय। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि कृष्ण द्वितीय के पौत्र थे एवं उत्तराधिकारी थे। क्लियर हो गया। और अरब निवासी इनके समय पे एक आए थे, हमारे अरब ट्रेवलर आए थे, कौन, अल मसूदी। दैट इज अरब रेसिडेंट अल मसूदी केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और अगला हमारा क्या आता है, गुर्जर प्रतिहार शासक महीपाल प्रथम को इन्होंने पराजित किया था। महीपाल प्रथम आगे चलकर हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, आएंगे अभी। और कन्नौज पर इनने अधिकार किया था और राजकोट का इनने मतलब जो डोमिनेंस था उसको और आगे बढ़ाया था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। और फिर अगला क्या आता है दोस्तों हमारा कि राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक की मैं अगर आपसे बात करूं तो वो हमारे कृष्ण तृतीय थे। मैंने आपको बोला था केवन से कौन सा मंदिर याद रखना है, कैलाश का मंदिर याद रखना। फिर मैंने आपको बोला था केथरी, तो केथरी से क्या याद रखना है आपको, केथरी से याद रखना है सौरभ सर हमारा रामेश्वर का कृष्णेश्वर टेम्पल। कहां लिखा है, अरे यहां लिखा है बाबू, कहां, यहां पे रामेश्वर का कृष्णेश्वर मंदिर किसने बनवाया, हमारे कृष्ण तृतीय ने बनवाया है। और इनको ही कौन सी उपाधि मिली थी, अकल वर्ष की उपाधि मिली हुई थी। कौन सी उपाधि मिली थी मेरे प्यारे साथियों, अकल वर्ष की इनको उपाधि मिली हुई थी। और ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक युद्ध हुआ था 949 ईस्वी में, तक्कोलम का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था साथियों, तक्कोलम का युद्ध हुआ था। इसमें ये क्या हुआ था, चोलों को पराजित किया था, ठीक है। 949 ईस्वी के तक्कोलम युद्ध में चोलों को इन्होंने पराजित किया था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और कांची और तंजावुर पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे आर्किटेक्चर की बात करूं, किसके, हमारे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के आर्किटेक्चर की बात करूं, मतलब इसके कला और साहित्य कला की बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो अब हम इसके कला के बारे में देखेंगे। आगे चलकर साथियों मैं आपको पल्लव वंश के बारे में बताऊंगा, पल्लव डायनेस्टी के बारे में बताऊंगा। तो उनका भी जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी और एमपीपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है कि हमारा
आर्ट एंड कल्चर वाला, कि किसने किस स्टाइल का टेम्पल बनवाया, है ना, और किसने कैसा रॉक कट टेम्पल बनवाया, किसने मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल बनवाया, है ना। तो ये सारी चीजें भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अगला, एलोरा और एलिफेंटा में जो हमारा प्रसिद्ध शैलकृत स्थापत्य कला है, उसके लिए हमारे राजपूत लोग बहुत प्रसिद्ध हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग फेमस थे किसके लिए, रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए। कहां पे, एलोरा में और एलिफेंटा में। मेरे प्यारे साथियों, एलोरा कहां पे है, एलोरा हमारा औरंगाबाद में है। कहां पे है, औरंगाबाद। इसको ही हम बोलते हैं संभाजी नगर। अब औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर हो गया है, ठीक है। और अगला हमारा आता है एलिफेंटा। तो एलिफेंटा की भी अगर मैं बात करूं तो ये हमारे महाराष्ट्र वाले रीजन में है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है दोस्तों, कि दंती दुर्ग ने 10 अवतार मंदिर का निर्माण करवाया था। दंती दुर्ग ने हमारे 10 अवतार मंदिर का निर्माण करवाया था, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और फिर अगला हमारा क्या आता है साथियों, अगला हमारा आता है कि कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। 10 बार ये चीज बता चुका हूं, जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर में 2016 के आसपास उसको जोड़ दिया गया था कैलाश मंदिर को। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जोड़ा गया था। और मैं यूनेस्को बोलूं और मध्य प्रदेश की 3 साइट्स ना बताऊं आपको, ऐसा हो सकता है? चलिए फिर बता देते हैं। तो सबसे पहला आता है 1986। तो 1986 में हमने खजुराहो को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा था। फिर हमारा आता है 1989, सांची को, जो कि हमारे रायसेन में है, उसको हमने विश्व धरोहर में जोड़ा था, दैट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा था। फिर हमारा आता है तीसरा, भीमबेटका। भीमबेटका को भी हमने विश्व धरोहर में जोड़ा था 2003 में। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी वालों बच्चों के लिए तो है ही, और एमपी के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये चीजें याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको ओडीओपी और जीआई टैग भी याद रखने हैं। हाल फिलहाल में हमारे जबलपुर को जीआई टैग मिले हुए 2, है ना, 3 हो गए अब टोटल। तो 2 किस किस के लिए मिले हैं, एक मटर के लिए मिला है ना, और एक सिंघाड़े के लिए मिला है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और तीसरा हमको 2023 में किस चीज के लिए मिल चुका था, तो हमको 2023 में मिल चुका था हमारे जो भेड़ा घाट है, भेड़ा घाट के जो हमारे रॉक मार्बल्स हैं उसके लिए मिला था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और 26 जून 2026 को हमारे मटर और किसको, सिंघाड़े को जीआई टैग मिला है जबलपुर के लिए। तो ये चीज भी रट लो, याद कर लो, है ना। और नेक्स्ट हमारा आता है कैलाश मंदिर, विश्व के सबसे बड़ा एकाश्म शैलकृत मंदिर है। एकाश्म शैलकृत मंदिर का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल। कौन सा टेम्पल, हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल। मान लो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, पत्थर की है बिल्डिंग, मान लो, चलो एक बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा, उसी पत्थर को आपने काट काट के शेप दे दिया और एक मंदिर बनवा लिया। बाहर से एक भी पत्थर नहीं लाए, बाहर से कुछ भी नहीं लाए, तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोलिथिक रॉक टेम्पल। मतलब एक ही पत्थर को आपने काट के अच्छा शेप दिया, और शेप देकर उसको आपने क्या कर दिया, एक अच्छा मंदिर का आकार दे दिया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पट्टडकल और एलोरा का आपको भी याद रखना है, द्रविड़ और नागर शैलियों में बना हुआ है, ठीक है। द्रविड़ में अगर आपको बोलूं तो जो हमारे साउथ इंडिया के जो मंदिर होते हैं वो द्रविड़ स्टाइल में होते हैं, और जो हमारे नॉर्थ इंडिया दैट इज उत्तरी भारत में जो हमारे मंदिर होते हैं वो नागर स्टाइल में होते हैं। तो आपको याद रखना है। अब सौरभ सर, डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन सा द्रविड़ है कौन सा नागर है? अब जैसे शायद आपको ये फोटो अच्छे से ना दिख रही हो, लेकिन मुझे दिख रही है। अब इसका ये जो हमारा पीक है ये ऐसा टाइप का है, तो अगर कोई मंदिर आपको ऐसा टाइप का दिख रहा है बिल्कुल, है ना, तो ये हमारा नागर स्टाइल का टेम्पल है। कौन सा स्टाइल है, नागर स्टाइल है। लेकिन आपको कोई मंदिर ऐसा दिख रहा हो जो कि साउथ इंडिया में मुख्यतः आपको दिखेंगे, तो वो हमारा द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल है। कैसा है, द्रविड़ स्टाइल का है। तो ये चीज आपको याद रखना है, नागर शैली और द्रविड़ शैली, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर एलोरा में हिंदू एवं बौद्ध गुफाओं का विकास हुआ इनके समय पे, और एलिफेंटा की गुफाओं का जीर्णोद्धार राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कभी मुंबई साइड जाओ भैया मेरे, तो एलिफेंटा वगैरह भी घूम लेना, ठीक है। लेकिन उसके पहले गुर्जर प्रतिहार भी पढ़कर जाना मुझसे, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार आता है अब हमारा अगला डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहार की अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे विंध्य शक्ति इसके संस्थापक थे। कौन थे, विंध्य शक्ति थे गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक हमारे नागभट्ट प्रथम थे और हरीश चंद्र थे, सॉरी, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं। विंध्य शक्ति किसके थे, देखते हैं अभी, कमेंट सेक्शन में बता देना यार, गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा कौन सा आता है, गुर्जर प्रतिहार आता है। नागभट्ट प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इनमें एक सबसे प्रोमिनेंट रूलर आएंगे हमारे नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। तो हमारे गुर्जर प्रतिहार की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो ये हमारा गुर्जर प्रतिहार वाले लोगों का ये रीजन है मुख्यतः, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का रीजन हमारा ये वाला था, और आगे चलकर हम पाल वालों के बारे में बढ़ेंगे, तो पाल वालों का रीजन हमारा ये वाला रीजन था, ठीक है। चलिए आगे अगर मैं आपसे और बताऊं कि हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष होगा,
त्रिपक्षीय संघर्ष होगा किस किस के बीच में, राष्ट्रकूट के बीच में, फिर हमारा किसके बीच में, गुर्जर प्रतिहार के बीच में, और फिर हमारे किसके बीच में होगा, पाल के बीच में होगा। दोस्तों किस जगह के लिए होगा हमारा, ये हमारा कन्नौज के लिए होगा। किसके लिए होगा, कन्नौज के लिए हमारा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होगा। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, आज ही हम इसको पढ़ेंगे। तो कौन कौन लड़ेगा, राष्ट्रकूट लड़ेंगे, और कौन लड़ेगा, हमारा गुर्जर प्रतिहार लड़ेंगे, और कौन लड़ेगा, हमारे पाल लड़ेंगे। किसके लिए लड़ेंगे, हमारे कन्नौज के लिए लड़ेंगे। तो चलिए अब हम गुर्जर प्रतिहार को शुरू करते हैं। गुर्जर प्रतिहार, एक चीज आपको याद रखना है कि स्वयं को भगवान लक्ष्मण का वंशज माना करते थे। भगवान वंशज की ये लोग अपना आराध्य इष्ट देवता माना करते हैं। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि हर्ष साम्राज्य के पतन के बाद इनका उदय होता है। और अगली बात करूं कि गुर्जरों का प्रथम उल्लेख हमको पुलकेशिन द्वितीय और ऐहोल अभिलेख से हमको देखने को मिलता है। जो हमारे गुर्जर प्रतिहार है उनका सबसे पहली बार हमको उल्लेख ये कहां पे मेंशन्ड है, तो ये हमको पता चलता है इनके बारे में पुलकेशिन द्वितीय और ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों सूचना के स्रोत। तो सबसे पहले तो अब आपको देखना है राजशेखर के बारे में। इस हमारे ये जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है इसमें अभी आगे चलकर एक रूलर आएंगे, उनके कोर्ट पोएट थे हमारे राजशेखर। तो राजशेखर की मैं आपसे अगर बात करूं साथियों, तो राजशेखर ने हमारे क्या लिखा है, काव्य मीमांसा लिखी है, कर्पूर मंजरी लिखी है, और हमारा बाल रामायण और बाल भारत किसके द्वारा लिखा गया है, हमारे राजशेखर जी के द्वारा लिखा गया है। अगर दोस्तों जो हमारे मध्य प्रदेश के कुछ बच्चे होंगे तो जबलपुर नाम का एक संभाग है, जबलपुर में एक विश्वविद्यालय जिसको हम बोलते हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, दैट इज आरडीवीवी यूनिवर्सिटी। आरडीवीवी यूनिवर्सिटी में एक हिस्ट्री नाम का डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट होता है, ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट होता है, इकोनॉमिक्स का होता है, वैसे एक हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, इतिहास का विभाग है। तो उस विभाग का नाम क्या है आपको पता है, राजशेखर विभाग है। राजशेखर डिपार्टमेंट नाम है किसका, हमारे हिस्ट्री के डिपार्टमेंट का नाम। कभी आप जाएंगे तो आप देखेंगे, तो ये चीज हम को याद रखनी है। ठीक है। चलिए फिर अगला हमारा क्या आता है साथियों, जैनक आते हैं, यहां से भी हमको इनकी जानकारी मिलती है। फिर हमारे सुलेमान आते हैं जो कि मिहिर भोज का वर्णन देते हैं, और अल मसूदी आते हैं, महीपाल के बारे में बताते हैं। मिहिर भोज की अगर मैं आपसे बात करूं, अभी हम आगे चलकर भी पढ़ेंगे कि जो हमारे मिहिर भोज थे उन्होंने हमारी क्या लिखी है, उन्होंने लिखा नहीं है, उन्होंने बनवाया है। कौन सा टेम्पल, हमारा तेली का मंदिर बनवाया है। कहां पर बनवाया है, ग्वालियर में बनवाया है। मिहिर भोज को दो उपाधियां मिली थी, सबसे पहली आदि वरह की उपाधि मिली थी और दूसरी उपाधि प्रभास की मिली थी। तो जो उनको आदि वरह की उपाधि मिली थी वो हमको मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति से, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है कि उनको आदि वरह कहा गया था। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, उनको एक और उपाधि मिली हुई थी जिसका नाम था प्रभास। प्रभास क्या था, उनको दौलतपुर अभिलेख में कहा गया था। सर तो वो मतलब वो हो गई है, थोड़ा सा सीत गई है। ठीक है, बाकी सही है वो। हाँ खा लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा अभिलेख। तो अभिलेख की अगर मैं बात करूं तो ग्वालियर प्रशस्ति किसके बारे में है, हमारा मिहिर भोज को कहा गया है। तो मिहिर भोज को हमारे क्या कहा गया है, आदि वरह कहा गया है। किसमें, हमारे ग्वालियर प्रशस्ति में। पहली बात तो ये, और दौलतपुर में क्या, प्रभास कहा गया है। फिर सागर ताल अभिलेख मिहिर भोज से रिलेटेड है, और जोधपुर अभिलेख भी हमारा बाउक वाला रिलेटेड है। ठीक है। फिर अगला हमारा आता है दोस्तों संस्थापक। तो हमारे संस्थापक कौन है, हरीश चंद्र। किसके संस्थापक है, हमारे गुर्जर प्रतिहार। यार बता दो आज तो कमेंट सेक्शन में, विंध्य शक्ति किसका संस्थापक है। ठीक है। अब थोड़ा मुझे भी वो बार बार ध्यान में वही आ रहा है, अभी लगता है हमने पढ़ा भी था थोड़ी देर पहले। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो हमारा कौन आता है, हरीश चंद्र। जोधपुर के निकट इनने क्या किया, अपना मतलब उनने अपना रीजन एस्टेब्लिश किया गुर्जर प्रतिहारों का। मतलब आप देखेंगे तो मुख्यतः जो है हमारा राजस्थान वाला रीजन है ना, यहाँ पर आपको गुर्जर प्रतिहार लोग अच्छी मात्रा में देखने को मिलेंगे। गुर्जर, जाट, ये सब आप सुने ना, रे बालक थारे को समझ में ना आ रही के, है ना, जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। गुर्जर लोग जो हमारे होते हैं, जाट भाई लोग होते हैं, तो ये उन्हीं लोग की डायनेस्टी है। किसको मानते हैं लोग, भगवान राम को अपना इष्ट देवता मानते हैं। ठीक है। और इसके हमारे सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे हमारे मिहिर भोज। ठीक है। तो हम उनके बारे में भी देखेंगे। फिर अगला हमारा आता है वास्तविक संस्थापक, हम किसको कहते हैं साथियों, तो जो हमारे वास्तविक संस्थापक थे वो थे हमारे नागभट्ट प्रथम। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। फिर इनकी राजधानी कहां पर थी, कन्नौज में थी। और मुख्य प्रतिद्वंदी मतलब इनके मेन राइवलरी किस किस के साथ रहा करती थी, पाल के साथ रहा करती थी और राष्ट्रकूट के साथ रहा करती थी। ठीक है। और फिर अगला हमारा आता है दोस्तों कि गंगा यमुना डोआब। मान लीजिए ये हमारा भारत देश है, यहां से हमारी गंगा जी आ रही है ना, मान लीजिए, चलो अच्छे से बना लेते हैं। देखिए डोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। अब मान लीजिए यहां से हमारी गंगा जी आ रही हैं और यहां से हमारी यमुना जी आके गंगा जी से प्रयागराज में मिल गई। तो ये जो बीच वाला रीजन है ना, ये हमारा है ना, तो ये जो हमारा बीच वाला रीजन है इसको ही हम गंगा यमुना डोआब बोलते हैं। गंगा यमुना
डोआब। तो इस वाले रीजन में हमारा मुख्यतः कौन लोग फैले हुए थे, हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश के रूलर्स फैले हुए थे, इनका रीजन था ये। फिर अगला क्या आता है कि राजस्थान वाले क्षेत्र में भी ये लोग हमारे फैले हुए थे, और थोड़ा सा हरियाणा वाला रीजन भी इन्होंने कवर किया हुआ था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और फिर इंपॉर्टेंट आता है, इनका मुख्य केंद्र कहां पे था साथियों, मंडोर में था। कहां पे था, मंडोर, विच इज इन राजस्थान। और इनकी दूसरी शाखा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर थी, उज्जैन। उज्जैन को ही क्या बोलते हैं हम, अवंती बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और फिर अगला हमारा क्या आता है साथियों, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम की अगर मैं बात करूं तो वास्तविक संस्थापक थे किसके, हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश के। और इनका शासनकाल लगभग 730 से लेकर 756 ईस्वी तक था, और राजधानी इनकी प्रारंभ में कहां पर थी, उज्जैन में थी। किसकी बात हो रही है, नागभट्ट प्रथम की बात हो रही है। और इनको बहुत इंपॉर्टेंट था कि इनके समय पे सिंध के अरब आक्रमणकारियों आ रहे थे, जिनको इनने पराजित किया था। तो सिंध से हमारे इन्वेडर्स आना शुरू हो गए थे इस समय पे, है ना, आक्रमणकारी थे। तो इनने उनको रोका था, उनको रेजिस्ट किया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है नागभट्ट प्रथम के बारे में। फिर हमारे आते हैं वत्सराज। वत्सराज, मैंने साथियों, मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बोला था कि आप ध्रुव का नाम याद रखिएगा, जो कि हमारे राष्ट्रकूट वंश के एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे। तो मैंने आपको बोला था ध्रुव का नाम याद रखना, क्योंकि उसके समय पे त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होगा, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल शुरू होगा। तो ध्रुव की लड़ाई पहले किससे होगी, हमारे गुर्जर प्रतिहार के वत्सराज से होगी। किससे होगी, वत्सराज से होगी। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो हम वत्सराज को क्यों जानते हैं, वत्सराज इज फेमस फॉर, ये क्यों प्रसिद्ध है, ये फेमस है बिकॉज इसके समय पे ही ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, दैट इज त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने किसका नाम बताया था, ध्रुव का नाम बताया था। पूछता है भैया मेरे, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है क्या, कि राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किसको हराया था, हमारे वत्सराज को हराया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर अगले हमारे आते हैं नागभट्ट द्वितीय। ये एक इंपॉर्टेंट रूलर है, ये एक पावरफुल रूलर है, ठीक है। तो इनने पहली बात तो सोमनाथ मंदिर का क्या करवाया था, हमारा पुनर्निर्माण करवाया था। और इनने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और प्रतिहार शक्ति को पुनः स्थापित किया था। फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या आती, हमने एक और शासक के बारे में पढ़ा था राष्ट्रकूट के, जिनका नाम था गोविंद तृतीय। तो गोविंद थर्ड से हमारे कौन हार गए थे, हमारे भाई साहब नागभट्ट द्वितीय भी हार गए थे। किससे, हमारे राष्ट्रकूट रूलर गोविंद तृतीय से। तो अब ये हमारी हो गई दूसरी कहानी। फिर अब हमारे, मैंने आपको बताया था सबसे पावरफुल, सबसे प्रतापी राजा कौन थे, हमारे मिहिर भोज थे। तो मिहिर भोज प्रथम की अगर मैं आपसे बात करूं साथियों, तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे, ठीक है। और प्रारंभ में पाल राष्ट्रकूट से ये पराजित हुए थे, लेकिन बाद में अपने जीवन में इनने क्या दिया, कमबैक दिया। और कमबैक दिया और किसको हराए, पाल और राष्ट्रकूट दोनों को हरा दिए, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि कश्मीर के शासकों से ये हार जाते हैं, ठीक है, सॉरी। चलिए फिर हमारा क्या आता है कि कन्नौज को अपनी इनने क्या बना ली, राजधानी बना ली। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और इनने पाल और राष्ट्रकूटों से पराजित हुए थे, लेकिन बाद में दोनों को पराजित भी किया। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर गुजरात और मालवा वाले रीजन पर इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ये हमारा गुजरात है और ये हमारा मालवा है ना। और ग्वालियर में मैंने आपको बताया था साथियों कि ग्वालियर में इन्हें तेली का मंदिर बनवाया था, शिव और विष्णु जी को समर्पित है, जो कि फिर मैंने आपको बताया था कि भगवान विष्णु के उपासक थे, दैट इज ही इज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। और इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि आदिवरह और प्रभास की इनको उपाधियां मिली थी। और ग्वालियर प्रशस्ति में हमको पता चलता है। और सुलेमान ने क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरब ट्रेवलर था एक सुलेमान। सुलेमान ने इनको सबसे शक्तिशाली शासक बताया था, पूरे कहां का, भारत देश का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। इट मींस दैट अरब अकाउंट्स सुलेमान कॉल्ड हिम एज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया। तो सुलेमान ने इनको सबसे पावरफुल रूलर बताया था, कहां का, हमारे इंडिया का। फिर अगला हमारा आता है दोस्तों कि मिहिर भोज को उपाधि मिली थी, कौन सी, आदिवरह की। तो आदिवरह की उपाधि मिली हुई थी, है ना। कहां पे मिली थी, जल्दी बताइए, हमारे ग्वालियर अभिलेख में मिली हुई थी। क्लियर हो गया। और फिर अगला हमारा आता है दोस्तों कि मिहिर भोज को हमारे प्रभास की उपाधि मिली हुई थी। कहां पर मिली हुई थी, दौलतपुर अभिलेख में मिली थी। तो इस चीज को आपको याद कर लेना है ना। मिहिर भोज को क्या कहा गया था, आदिवरह ग्वालियर प्रशस्ति में, और प्रभास कहा गया था दौलतपुर इंस्क्रिप्शन में। तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। फिर अगला हमारा क्या आता है साथियों, महेंद्रपाल प्रथम। कुछ खाएंगे क्या सर, रखा है मेरे बैग में। फिर अगला हमारा क्या आता है, महेंद्रपाल प्रथम। तो महेंद्रपाल प्रथम की अगर मैं बात करूं तो मिहिर भोज के बाद उनके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक बने। और राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय, क्या हो रहा है नाम, इंद्र तृतीय को पराजित किए, है ना। और परंतु बाद में क्या हुआ, ये थे सॉरी कश्मीर के शासक से हार गए थे। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं साथियों, महेंद्रपाल प्रथम की बात कर रहे हैं। महेंद्रपाल प्रथम क्या करते हैं, हमारे इंद्र तृतीय को हरा देते हैं, जो कि राष्ट्रकूट वंश के एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे। और फिर इसके बाद क्या होता है हमारा कि
जो हमारे महेंद्रपाल प्रथम रहते हैं, इनको कश्मीर के शासकों के द्वारा हरा दिया जाता है, मतलब ये हार जाते हैं कहां से, कश्मीर के रूलर से। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और अब यहीं पर हमारा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल खत्म होने को आ रहा होता है। ठीक है, यहीं पर हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है वो खत्म होने को आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा अंतिम में किसके पास आ जाएगा कन्नौज, आएगा तो देखो वास्तविकता में किसी के पास नहीं आता कन्नौज, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार लोग आखिरी तक टिके रहे और गुर्जर प्रतिहारों के पास कन्नौज आखिरी में हाथ में आ जाता है। ठीक है, और फिर अगला हमारा क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजशेखर इनके ही राजगुरु थे और राजकवि थे। तो राजशेखर किसके दरबार में थे, राजशेखर हमारे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे, ये चीज भी आपको याद रखना है। तो राजशेखर की अगर मैं आपसे कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विधशील भंजिका और बाल रामायण और बाल भारत जैसी प्रमुख रचनाएं की हैं। फिर भुवन कोश, फिर हमारा आता हर विलास। तो देखिए फिर से अगर मैं देखिए आपको बताता हूं, देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे राजशेखर की बात करूं तो जो हमारे राजशेखर थे वो महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी थे और राजकवि थे। ठीक है, पहली बात ये हो गई। और अगर मैं आपसे राजशेखर की कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करूं तो सबसे पहले इनने लिखा है काव्य मीमांसा, फिर लिखा है इनने कर्पूर मंजरी, फिर इनने लिखा है बाल रामायण, फिर इनने लिखा है बाल भारत, और इसके साथ साथ इनने विधशील भंजिका लिखी है और भुवन कोश लिखा है और हर विलास जैसी इनने प्रमुख रचनाएं लिखी हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर अगला हमारा क्या आता है दोस्तों, महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम की अगर मैं आपसे बात करूं तो अल मसूदी इनके शासनकाल में भारत आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन आया था, अल मसूदी इनके शासनकाल में भारत आए थे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, राजशेखर इनके भी दरबारी थे। तो ये चीज आपको याद रखना है, राजशेखर ने इन्हें आर्यवर्त का महाराजा धीराज कहा था। किसको कहा था, हमारे महिपाल प्रथम को कहा था। दैट इज राजशेखर कॉल्ड हिम एज द महाराजा धीराज ऑफ आर्यवर्त। तो ये चीज भी आपको याद रखना है ना। और इनके समय पे कौन आया था, अल मसूदी आया था, इनका नाम भी आपको याद रखना है। और अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा था, अल गुर्जर कहा था, और क्या कहा था, बौरा कहा था। और क्या कहा था मेरे प्यारे साथियों, बौरा भी कहा था, है ना, जैसे आप लोग अपने दोस्तों को कहते हैं प्यार से। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या आता है, गुर्जर प्रतिहार कला एवं स्थापत्य। इनका भी अब हम आर्ट और कल्चर थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनने आर्ट वगैरह में क्या काम किया। तो नागर शैली के मंदिर मुख्यतः ये लोग बनाया करते थे। मैंने आपको बताया था नागर ये होता है, और द्रविडियन कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो उसकी वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर के लिए लोग बहुत फेमस थे। और हिंदू एवं जैन मंदिरों का इनने संरक्षण किया और सूक्ष्म नक्काशी और अलंकृत मंदिर इनने बनवाए थे। इसका मतलब ये होता है फेमस थे ये लोग किसके लिए, इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए और ऑर्नामेंटेड स्कल्पचर के लिए। ऑर्नामेंटेड क्या होता है, ये दिख रही है इमेजेस, अगर आपको दिख रही हो तो पत्थरों को ही, इनमें पत्थरों में ही ये लोग नक्काशी किया करते थे, उसको सजाया करते थे, उसको ऑर्नामेंट, उसको अच्छे से डेकोरेट किया करते थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर अगला हमारा क्या आता है साथियों, कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ग्वालियर का जो हमारा तेली मंदिर है वो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कभी अगर आप ग्वालियर जाना होता है तो आप ग्वालियर में सबसे पहले तो आप तेली मंदिर देखिएगा, फिर ग्वालियर में आप बहुत सारे आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखेंगी ग्वालियर में। तो वहां पर आपको पैलेसेस बहुत फेमस है हमारे ग्वालियर के। ठीक है, जो हमारे सिंधिया डायनेस्टी के रूलर्स हुआ करते थे उनके समय के जो पैलेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फोर्ट, आपको जो किले होते हैं वहां पर ग्वालियर में वो देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आप ग्वालियर में देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों कि अन्य उदाहरण में हमारा हर्षद माता का मंदिर आता है, ओसिया मंदिर आता है, फिर बड़ोली का मंदिर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर्षद माता का टेम्पल, फिर हमारा ओशियान टेम्पल जो कि जोधपुर में है, और फिर हमारा बरौली का टेम्पल आता है जो कि हमारे राजस्थान में है। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला हमारा क्या आता है, अब हमारी आएगी पाल डायनेस्टी। अगर मैं आपसे पाल डायनेस्टी की बात करूं तो इसके संस्थापक थे हमारे गोपाल। कौन थे, हमारे गोपाल। और गोपाल की अगर मैं आपसे बात करूं तो गोपाल ही थे वो जिन्होंने एक विश्वविद्यालय बनवाया था। क्या वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, चलिए देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारे, अगर मैं आपसे बात करूं पाल वंश की, तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे साथियों, हमारे गोपाल थे। और 750 से लेकर 1150 तक हमारा इनका शासनकाल रहा। और राजधानी इनने अपनी कहां पे बनाई, मुंगेर में बनाई। और मुंगेर कहां पे है मेरे प्यारे साथियों, मुंगेर है हमारा पूर्वी बिहार वाले रीजन में हमारा मुंगेर सिचुएटेड है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और साम्राज्य की अगर मैं आपसे बात करूं तो बंगाल, बिहार और कन्नौज वाले रीजन में ये लोग फैले हुए थे। चलिए एक बार आपको दिखा देता हूं, देखिए ये हमारा पाल डायनेस्टी का पूरा रीजन है।
ठीक है। और गौड़ा, गौड़ा का नाम याद है, वो शशांक गौड़ा, शशांक गौड़ा ने किसको हराया था, सॉरी किसको मारा था छल पूर्वक, शशांक गौड़ा ने हमारे हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन को मार दिया था। कब, जब राज्यवर्धन देवगुप्त को मारने गए थे और अपनी बहन राजश्री को वहां से छुड़ाने गए थे। और हमारे देवगुप्त और शशांक गौड़ा ने किसकी हत्या कर दी थी, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी, जो कि राजश्री के पति थी, है ना। और फिर जब क्या होता है कि राज्यवर्धन का निधन कर देता है शशांक गौड़ा, तो उसकी जानकारी कुंतल नामक घुड़सवार किसको देता है, हर्षवर्धन को देता है, और हर्षवर्धन किसको मार देते हैं, हमारे शशांक गौड़ा को मार देते हैं। ये सारी चीजें याद है ना, याद रखना भैया, भूलना नहीं है ना। तो पाल डायनेस्टी का आपको याद रखना है, ये हमारा कन्या कुब्ज वाला रीजन है, मतलब हमारा कन्नौज वाला रीजन है। तो चलिए, हमने इसका संस्थापक का नाम देख लिया, हमारे गोपाल थे, और लगभग 500 से 600 साल इनका भी हमारा शासनकाल रहा है, ठीक है। और फिर हमारा अगर सूचना के स्रोत हम देखें तो सबसे पहला साहित्यिक आता है, तो एक हमारा होता है रामचरित और एक हमारा होता है दयभाग, है ना। और फिर हमारा आता है खालिमपुर अभिलेख, और फिर हमारा आता है मुंगेर अभिलेख, जो कि देवपाल के द्वारा रचित है, ठीक है। चलिए, अगर दोस्तों मैं आपके सबसे पहले संस्थापक की बात करूं तो उसका नाम था हमारा गोपाल। गोपाल हमारे संस्थापक थे, किसके, हमारे पाल डायनेस्टी के। और 750 से लेकर 770 एडी तक, मतलब 707 मतलब 20 साल तक इनका शासनकाल रहा है। और अगला हमारा क्या आता है, इनकी राजधानी कहां पर थी, मुंगेर में थी, मतलब पूर्वी बिहार में थी। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है मेरे प्यारे साथियों, कि ये एक ऐसे पहले शासक थे हमारे मेडाइवल हिस्ट्री के, मतलब मध्यकालीन भारतीय इतिहास के हमारे ऐसे पहले शासक थे जिनके समय पे इलेक्शन हुआ था। मतलब ये एक निर्वाचित राजा थे। कैसे थे, निर्वाचित राजा थे, मतलब इनके समय पे इलेक्शन हुआ था और जनता ने इनको चुना था और तभी ये राजा बने थे। किसकी बात हो रही है, गोपाल की बात हो रही है। क्या हो रही है कि हमारे मेडाइवल हिस्ट्री में, दैट इज मध्यकालीन इतिहास में, ये पहले शासक थे जिनके समय पे चुनाव हुआ था। तो ये चीज रट लो, याद कर लो, है ना। और एंशिएंट हिस्ट्री में मैं अगर आपसे बोलूं तो वो कौन था, काला अशोक था क्या, हाँ, कि उसका कोई भाई था, है ना। थोड़ा बता देना, उसी समय की बात हो रही है। एंशिएंट हिस्ट्री में अब आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि वो कौन सा रूलर था जो पहली बार इलेक्ट हुआ था जनता के द्वारा, निर्वाचन हुआ था उसका, क्लियर है। चलिए, तो जनता, मतलब जनता के द्वारा निर्वाचित हुआ मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक हमारा कौन, गोपाल। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर अब हमारा कौन आता है, धर्मपाल आता है। तो उत्तराधिकारी गोपाल के बाद हमारे कौन बनते हैं, धर्मपाल शासक बनते हैं। और कन्नौज के लिए इनने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। तो अब हमारा पाल डायनेस्टी में त्रिपक्षीय संघर्ष किसके समय पे शुरू होगा, तो हमारा किसके समय पे होगा मेरे प्यारे साथियों, धर्मपाल के समय पे होगा। धर्मपाल को किसने हराया था, वत्सराज ने हराया था। वत्सराज कहां का था, गुर्जर प्रतिहार का था। और वत्सराज को किसने हराया था, हमारे, जल्दी बताइए, ध्रुव ने हराया था। ध्रुव कहां का था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का था, याद है, रहेगा, अभी आएगा, ठीक है। और फिर हमारा आता है अगला, अगले हमारे आते हैं धर्मपाल की ही अगर मैं बात करूं तो शोधल ने इनको उत्तरपथ स्वामी की उपाधि दी थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्या कहा गया कि गुजराती एक पोएट थे, कवि थे शोधल, तो शोधल ने इनको क्या कहा, उत्तरपथ स्वामी का टाइटल दिया, उससे नवाजित किया इनको। और अभिलेखों में इन्हें परम सौगत भी कहा गया है। तो ये चीज भी साथियों आपको याद रखना है कि अभिलेखों में इनको परम सौगत भी कहा गया है, ठीक है। फिर अगला हमारा क्या आता है कि बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। देखिए, ये लोग हमारे क्या थे, बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, मतलब ये लोग हमारे अनुयायी भी बन गए थे आगे चलकर बौद्ध धर्म के। और ये लोग क्या किए थे, बौद्ध धर्म के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट्स किया करते थे, बहुत सारा विकास का काम किया करते थे। उनमें सबसे पहला हमारा फेमस था कौन सा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। किसके द्वारा बनवाया गया है, धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया है। तो क्या गोपाल ने उदांतपुरी बनवाया था क्या, हाँ या ना, ठीक है, बताइएगा थोड़ा सा। और अच्छा, ऐसा तो नहीं लगता कि हर चीज में पूछ लेता हूँ कि बताइएगा बताइएगा, है ना। थोड़ा एक्टिव रहोगे ना, खुद से सर्च करोगे तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। मैं तो अभी 50 चीजें बता रहा हूँ ना, क्या वो आपको 50 की 50 याद रहेंगी, कभी नहीं रहेंगी। लेकिन जिस चीज के लिए आप खुद से रिसर्च करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे, तो वो चीज आपको लाइफ लॉन्ग, है ना, जीवन भर याद रहेगी। खैर कोई बात नहीं, तो हम धर्मपाल को पढ़ रहे हैं, तो हमारे धर्मपाल भाई साहब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनवाते हैं, उसका निर्माण करवाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और हमारे कुमार गुप्त प्रथम क्या बनवाते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय बनवाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को ही क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं, थोड़ा सा सही बोल रहा हूं, पूरा सही बोल दूं तो पूरा सही ये है कि महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किसको कहते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को कहते हैं, याद रहेगा। तो हमारा हीनयान का कौन सा होगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय होगा, याद रहेगा। जी हाँ सर। और बौद्ध धर्म को अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा बौद्ध धर्म को हमारा किसने अपनाया था, हमारे हर्षवर्धन ने अपनाया था। किसके कहने पर, वही जो यात्रियों का राजकुमार है, कौन,
ह्वेनसांग जिसने कौन सी किताब लिखी है, सी यू की लिखी हुई है, याद रखिएगा, है ना। और सोमपुर महाविहार भी इसके समय पे ही बना है, जो कि आज के वर्तमान बांग्लादेश वाले रीजन में है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाई है, और हमारी सोमपुर भी किसने बनवाई है हमारे प्यारे साथियों, धर्मपाल ने बनवाई है, याद रहेगा। तो आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला अब मैं आपसे बात करूं देवपाल की। तो पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था, हमारा देवपाल था, और बौद्ध धर्म का ये भी हमारा संरक्षक था, और साम्राज्य इसका था पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी तट तक, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, इसने असम और उड़ीसा के शासकों को क्या किया था, हराया था, पराजित किया था। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। फिर हमारा कौन आता है, महिपाल प्रथम। देखिए महिपाल प्रथम एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको द्वितीय संस्थापक कहा जाता है हमारे पाल वंश का, पाल डायनेस्टी का सेकेंड फाउंडर इसको हम कहते हैं। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, कौन है ये हमारा महिपाल प्रथम। और इसने पाल साम्राज्य का क्या किया था, शक्ति का पुनरुत्थान किया था, दैट इज ही रिस्टोर्ड द पावर ऑफ द पाला एम्पायर। और बौद्ध धर्म के ये भी संरक्षक थे हमारे। और राजेंद्र चोल प्रथम के बंगाल अभियान में ये क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, किससे, राजेंद्र चोल प्रथम से ये हार गए थे। और लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त का संरक्षण इनने किया था, ठीक है। फिर अब हमारे दोस्तों पाल वंश के आखिरी रूलर आते हैं, जिनका नाम था हमारा रामपाल। तो हमारा आपको याद रखना है कि अंतिम महान शासक हमारे पाल डायनेस्टी के कौन थे, रामपाल थे। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और कैवर्त विद्रोह का दमन किया था इनने। और अगला हमारा क्या आता है दोस्तों, कि संध्याकर नंदीकृत रामचरित में इनके शासन का वर्णन हमको देखने को मिलता है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है ना। चलिए अब हमारा क्या आता है, त्रिपक्षीय संघर्ष आएगा। अब हमारा क्या आएगा, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल आएगा। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल सबसे पहली बात किन किन के बीच में होता है, मैंने 20 बार कह दिया है। राष्ट्रकूट के बीच में होता है, गुर्जर प्रतिहार के बीच में होता है, पाल के बीच में होता है, ठीक है। मेंस में आएगा तो लिख लोगे, जी हाँ लिख लोगे। फिर किस जगह के लिए होता है, कारण क्या था, तो कारण था हमारा कन्नौज। किसके लिए लड़ रहे थे लोग, त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। दो चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखें, चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो बैटल फॉर कन्नौज था ये, और हमारे 3 डायनेस्टीज लड़ाई लड़ रही थी 8 से लेकर 10वीं एडी के बीच में, मतलब 8 से लेकर 10th सेंचुरी एडी के बीच में हमारी लड़ाई हो रही थी। किसके लिए हो रही थी मेरे प्यारे साथियों, कन्नौज के लिए हो रही थी, ठीक है। फिर कौन कौन लड़ रहे थे, हमारे गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट हमारे लड़ाई लड़ रहे थे आपस में ही, ठीक है। चलिए फिर अगर मैं अब आपसे बिल्कुल मुद्दे की बात में आऊं, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था वत्सराज। वत्सराज ने किसको हराया था, हमारे धर्मपाल को हराया था। पहला गेम खत्म। दूसरे गेम में आए, चलिए अब दूसरा गेम एंटर करता है। दूसरा गेम क्या है, अब ध्रुव ने किसको हरा दिया, गुर्जर प्रतिहार के राजा वत्सराज को हरा दिया। ये भी क्लियर हो गया, जी सर क्लियर हो गया। फिर अब हमारे कौन आते हैं, नागभट्ट द्वितीय आते हैं। कौन आएगा मेरे प्यारे साथियों, नागभट्ट द्वितीय आएंगे। तो नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को क्या किया, हरा दिया, और कन्नौज को अपने रीजन में शामिल कर लिया। तो यहां तक क्लियर हो गया, जी हाँ बिल्कुल हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, क्योंकि मैंने काफी बार बोला है। वत्सराज किसको हराता है, धर्मपाल को हराता है, हरा दिया। फिर वत्सराज जो कि गुर्जर प्रतिहार का था, उसको राष्ट्रकूट के डायनेस्टी के रूलर किसने हरा दिया, ध्रुव ने हरा दिया, हरा दिया। फिर हमारे कौन आते हैं, नागभट्ट द्वितीय आते हैं, जो कि प्रतिहार के थे, गुर्जर प्रतिहार के थे, है ना। उनने किसको हरा दिया, धर्मपाल को हरा दिया, और कन्नौज अपने अंडर में ले लिया। ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर अब हमारा हीरो आएगा कौन, गोविंद तृतीय। तो गोविंद तृतीय ने किसको हराया, नागभट्ट द्वितीय एवं धर्मपाल को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और गोविंद तृतीय कहां के थे हमारे, जल्दी बताइए, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के थे, याद है। तो गोविंद तृतीय ने किसको हराया मेरे प्यारे साथियों, इसने हराया हमारे नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल को। याद रहेगा, याद रहेगा, गोविंद तृतीय कहां का था, राष्ट्रकूट का था। तो अभी भी किसका भौकाल चल रहा है, राष्ट्रकूट वालों का चल रहा है। अब लेकिन यहां से गेम पलट जाएगा कि मिहिर भोज ने वापस से क्या कर लिया, अपने प्रतिहार शक्ति को पुनः स्थापित कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि मिहिर भोज जो कि हमारा गुर्जर प्रतिहार का था, इसने रिकवर कर लिया अपने प्रतिहार पावर को। और ये वही भाई साहब हैं जिनने तेली का मंदिर बनवाया था, है ना, कहां पे, ग्वालियर में। वही भाई साहब हैं जिनको ग्वालियर अभिलेख में, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में आदि वरह की उपाधि मिली थी, और हमारे दौलतपुर अभिलेख में प्रभास कहा गया है। ये वही भाई साहब हैं, कमबैक कर दिए हैं इनने अपने लाइफ में, है ना। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि महेंद्र पाल प्रथम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ने प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार कर दिया। और यहां पे हमारा क्या होता है, सत्यनारायण की कथा समाप्त होती है, ठीक है। देखिए तो अंत में हमारा कौन लोग आते हैं, गुर्जर प्रतिहार लोग आते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है ना, जो कि ये भी एक कंट्रोवर्शियल चीज है, विवादित बात है, कि
कोई नहीं जीतता। देखो माना तो ऐसा जाता है कि कन्नौज किसी के हाथ में नहीं आता है, ठीक है, सबको दूर के ढोल सुहावने लग रहे थे, वो हाथ में किसी के नहीं आता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो हाथ में आता है किसके, हमारे गुर्जर प्रतिहार के। क्लियर हो गया, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब ये एक साइकिल है पूरी, है ना, कि हमारे वत्सराज को कौन हराते, ध्रुव हराते हैं, फिर हमारे नागभट्ट द्वितीय आते हैं, नागभट्ट द्वितीय के बाद गोविंद तृतीय आते हैं, फिर हमारे मिहिर भोज आते हैं, फिर हमारे महेंद्र पाल आते हैं, और महेंद्र पाल के आते आते हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। और अंतिम में हमारा विजेता कौन होता है, हमारा गुर्जर प्रतिहार होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि विजेता कोई नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जीतता कौन है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमारा ऐसा माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार लोगों के पास ही कन्नौज आता है आखिरी में। क्लियर हो गया, फिर से बोल दे रहा हूं, वत्सराज, फिर हमारा ध्रुव, फिर हमारा कौन रहता है, नागभट्ट द्वितीय, फिर हमारा कौन रहता है, गोविंद तृतीय रहता है, फिर हमारा मिहिर भोज रहता है, फिर हमारा कौन होता है, महेंद्र पाल। तो महेंद्र पाल के आते आते सब चीजें सफा चट हो जाती है। क्लियर हो गया। अब ये इतने अच्छे लोग थे कि इन लोगों ने इन्वेडर्स को, जो हमारे आक्रमणकारी थे, जो बाहर से आक्रमण कर रहे थे, अरब से, सिंध से, है ना, उन लोग को मौका दे दिया खुद कमजोर होकर। ये लोग लड़े हैं बढ़िया, 200-250 साल अच्छा लड़ाई किए, है ना, और कमजोर हो गए, है ना, लड़े कटे मरे कमजोर हो गए, और फिर किसको वो दे दिया कि बाहर के जो इन्वेडर थे, जो आक्रमणकारी थे, उनको बोल दिया कि आप आइए बढ़िया और हमारे यहाँ कब्जा कर लीजिए। इतने अच्छे तो अपने यहाँ के रूलर्स थे, है ना, नहीं तारीफ कर रहा हूं मैं, बुरा मत मानिएगा आप, है ना। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता मेरे प्यारे साथियों, कि कोई भी स्थायी विजेता नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार सबसे शक्तिशाली शासक बनकर उभरे। इसका मतलब यह हुआ कि गुर्जर प्रतिहार इमर्ज्ड एज द डोमिनेंट पावर, और कन्नौज पर सबसे लंबे समय तक अधिकार किसने किया, हमारे गुर्जर प्रतिहार ने किया, हेल्ड कन्नौज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, है ना। और इस संघर्ष से तीनों वंश क्या हो गए, कमजोर हो गए, ये तीनों हमारे बाबू लोग कमजोर हो गए। और फिर हमारा क्या होता है कि हमारा यहां से अब हमारे फॉरेन इन्वेडर जो थे, हमारे जो बाहर के आक्रमणकारी थे, उन लोगों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो साथियों यहीं पे हमारा समाप्त होता है हमारा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष। तो अब हम देखने वाले हैं चलिए ये चीज़ तो कंप्लीट हो गई है। देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो आपके लाइफ में भी बहुत काम आएगी, कि मतलब अपने आप को आप, खत्म हो गया वैसे हमारा टॉपिक, एक बहुत 2 मिनट बस मैं आपके और लूंगा, कि आप हमेशा अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड करिए, है ना। आप मतलब कोशिश करिए कि आप हमेशा अच्छे लोगों से अपने आप को सराउंड करिए, बिकॉज यू आर ऑलवेज द एवरेज ऑफ 5 पीपल विद हुम यू सराउंड योर सेल्फ। आप उन लोगों का हमेशा एवरेज होते हैं जिन 5 लोगों के साथ आप अपने आप को सराउंड करते हैं। तो आप ये इंश्योर करिए कि आपके साथ वो जो 5 लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग होने चाहिए। दूसरी एक बात, कि अगर आप सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन है पूरे रूम में, है ना, तो आप गलत रूम में। इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो कोशिश करिए कि आप सही लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करिए, जो हमेशा सही बातें करते हो, जो ग्रोथ की बातें करते हो, जो आगे बढ़ने की बातें करते हो, ना कि उन लोगों के साथ जो सिर्फ आपकी टांग खींचे, जो थोड़ा पेसिमिस्ट हो, निराशावादी हो, नेगेटिव बातें करे। बहुत कोशिश करो कि आप पेसिमिस्ट टाइप के लोगों से, मतलब जो निराशावादी लोग हैं, उनसे आप दूर रहिए, है ना। पूरी कोशिश करो कि आप अच्छे ऑप्टिमिस्ट, मतलब आशावादी लोगों के साथ रहो, है ना, जो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने का सोचते हैं, जो सोचते हैं कि हमको अब अगला स्टेप क्या लेना चाहिए अपने जीवन में सुधार लेने के लिए। तो पूरी कोशिश करिए कि आप अच्छे लोगों के साथ खुद को सराउंड करिए, और फिर आप 1 साल के अंदर देखेंगे कि आपका जीवन पहले क्या था और अब क्या हो गया। तो ये चीज मेरी आप अपने जहन में रख लीजिए, डाल लीजिए, ठीक है। इसी के साथ साथियों अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं बहुत ही जल्द। अब हमारा डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया लास्ट टॉपिक है, और इसी के साथ आपका हमारा भारतीय प्राचीन इतिहास, दैट इज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सीरीज पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सीरीज खत्म होगा, फिर कौन सा सीरीज शुरू होगा, हमारा मेडाइवल हिस्ट्री का सीरीज शुरू होगा, मतलब मध्यकालीन इतिहास होगा, जो कि बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर हमारा कौन सा, आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास, मतलब मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू होगी, और उसको भी हम फटाक से खत्म कर देंगे। और फिर आपका हिस्ट्री का मतलब एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा, कोई भी एग्जाम उठा लेना भारत देश का, कि जो आपसे बने ना। और इसी के साथ दोस्तों अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।